अरे छोटी, ये कौन सी किताब लेकर बैठी हो? चेहरा उतरा हुआ है। हाँ, ये राकेश भैया हिस्ट्री की किताब है। इसका पहला चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। पर इसका मतलब क्या है? ये सब क्यों पढ़ना है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, इसका मतलब समझाता हूँ। देख, ये चार छोटे छोटे शब्द हैं, पर इनमें पूरी हिस्ट्री छुपी हुई है। जैसे तू नई चीज देखती है, तो सबसे पहले क्या पूछती है? सबसे पहले तो पूछती हूँ, ये क्या है? वाह, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद क्या पूछती है? फिर पूछती हूँ, अच्छा, ये यहाँ कहाँ से आया? और फिर ये कैसे बना? और ये कब से है? बस, तूने पूरा चैप्टर समझ लिया। यही तो है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अब इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने का नाम ही हिस्ट्री यानी इतिहास है। पर भैया, इतिहास मतलब हिस्ट्री आखिर है क्या? सिर्फ राजा महाराजा के किस्से? नहीं छोटी, बिल्कुल नहीं। सुन, एक एग्जाम्पल देता हूं। तेरा जो पुराना फैमिली फोटो एल्बम है ना, जिसमें तो बचपन की फोटोज हैं, मम्मी पापा की शादी की तस्वीरें हैं, वो एल्बम क्या है? वो तो हमारे परिवार का इतिहास है ना, हमारे बीते हुए कल की कहानी, पास्ट की कहानी। एकदम सही। ठीक वैसे ही हिस्ट्री यानी इतिहास हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों का एक बहुत बड़ा फोटो एल्बम है, जिसमें बहुत पुरानी बातों की जानकारी होती है। और जो लोग इस एल्बम को बनाते हैं, उन्हें हिस्टोरियन कहते हैं। हिस्टोरियन? ये कौन होते हैं? क्या ये टीचर जैसे होते हैं? हिस्टोरियन, हिस्टोरियन, हिस्टोरियन। याद करो, ये टीचर जैसे ही होते हैं, पर इनका काम और भी मजेदार है। ये साइंटिस्ट और डिटेक्टिव की तरह होते हैं। डिटेक्टिव मतलब वो जो क्लूज ढूंढता है और सारे क्लूज जोड़कर कहानी बनाता है। ये पुराने जमाने के क्लूज ढूंढते हैं और उन क्लूज को जोड़ जोड़कर पूरी कहानी बनाते हैं। उन क्लूज को सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री या स्रोत कहते हैं। सोर्स, सोर्स, सोर्स मतलब जानकारी का साधन। ओह, जैसे डिटेक्टिव स्टोरीज में क्लूज मिलते हैं वैसे ही सोर्सेज मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक समझा। हिस्टोरियन एक हिस्ट्री डिटेक्टिव की तरह होता है, जो अतीत के रहस्यों को सुलझाता है। अब एक बात बताओ, सोचो तो सबसे पहले लोग कहाँ रहते होंगे? क्या वो भी हमारी तरह ईंटों के बने पक्के मकानों में रहते थे? नहीं, शायद नहीं। तब तो मकान भी नहीं होंगे। तो फिर वो जंगलों में रहते होंगे, पहाड़ों की गुफाओं में। थम्स अप, बिल्कुल सही सोचा। हजारों साल पहले लोग ऐसे ही जगहों पर रहते थे, जैसे हमारे यहाँ नर्मदा नदी के आसपास के घने जंगल और पहाड़। ये लोग जानवरों का शिकार करते थे और जंगलों से फल फूल जड़े कंद इकट्ठा करते थे। ऐसे लोगों को हम हंटर गैदरर्स कहते हैं। हंटर गैदरर? ये नाम तो बहुत नया है। हंटर गैदरर्स, हंटर गैदरर्स, हंटर गैदरर्स। याद करो, हिंदी में इसका मतलब होता है शिकारी और खाद्य संग्राहक। शिकारी मतलब हंटर और संग्राहक मतलब गैदरर। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे 5 से 7 बार बोलो। हंटर गैदरर, हंटर गैदरर, शिकारी और इकट्ठा करने वाले। बहुत बढ़िया। अब आगे की कहानी सुनो। फिर कुछ लोगों ने एक बहुत बड़ी खोज की। उन्होंने सीखा कि अगर जमीन में बीज बोएंगे तो उनसे नए पौधे उगेंगे। यानी उन्होंने खेती यानी एग्रीकल्चर शुरू कर दी। एग्रीकल्चर? ये क्या है? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी कृषि, खेतीबाड़ी करना। खेती के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी होता है? पानी। पानी की जरूरत होती है ना भैया, बिना पानी के तो कुछ नहीं उगेगा। एकदम सही। इसीलिए लोग नदियों के किनारे बसने लगे, जैसे सिंधु नदी के किनारे या फिर हमारी गंगा नदी के किनारे। यहाँ जमीन बहुत उपजाऊ थी, फसल अच्छी होती थी। धीरे धीरे लोगों ने गांव बसाने शुरू कर दिए। सिंधु नदी, ये नाम तो मैंने सुना है। पर भैया, हमारे देश का नाम तो इंडिया है ना? ये नाम कहाँ से आया?
किसी राजा के नाम पर? अरे वाह, बहुत बढ़िया सवाल किया। देख, जो सिंधु नदी है उसे पुराने जमाने में पर्शियन यानी ईरानी लोग, हिंदू और ग्रीक यानी यूनानी लोग इंडोस कहते थे। इंडोस नदी के पास की जमीन को इंडिया कहा जाने लगा। इसी तरह हमारे देश का एक बहुत पुराना और अपना नाम भारत भी है, जो हमारे पुराणों यानी पुराणों में मिलता है। अच्छा, तो हमारे देश के दो नाम हैं, इंडिया और भारत। ये तो मैंने आज ही जाना। हाँ, अब थोड़ा रुक कर सोचो। अभी तक हमने क्या पढ़ा? व्हाट, हिस्ट्री क्या है और हिस्टोरियन कौन है? वेयर, लोग कहाँ रहते थे? हंटर गैदरर्स कहाँ और फार्मर्स कहाँ रहते थे? अब अगला बड़ा सवाल क्या आता है? हाउ, यानी हमें ये सब बातें आखिर पता कैसे चलती हैं? कोई टाइम मशीन तो नहीं थी ना भैया, जिसमें बैठकर पुराने जमाने में चले जाते? नहीं छोटी, टाइम मशीन तो नहीं थी, पर हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स के पास उससे भी ज्यादा कूल और रियल चीजें हैं। चल अगले पार्ट में उसी के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम हजारों साल पुराने क्लूज यानी सोर्सेज ढूंढते हैं। जल्दी बताओगे ना भैया? सोर्सेज, आर्कियोलॉजी, ये सब सुनने में ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। जरूर बताऊंगा, पर पहले ये बता, हंटर गैदरर्स किसे कहते हैं और वो कहाँ रहते थे? हंटर गैदरर्स मतलब शिकारी और इकट्ठा करने वाले लोग। ये लोग नदियों के किनारे या जंगलों में रहते थे, जैसे नर्मदा नदी के पास। और एग्रीकल्चर मतलब खेती करने वाले लोग नदियों के किनारे बस गए, जैसे सिंधु और गंगा के किनारे। बिल्कुल सही, पूरी बात अच्छे से याद रही। चलो अब आगे बढ़ते हैं और हिस्ट्री के डिटेक्टिव बनते हैं। तो छोटी, अब तैयार हो जा हिस्ट्री की डिटेक्टिव बनने के लिए। हमने जाना कि क्या और कहां, अब जानेंगे कि कैसे। हाँ भैया, बहुत एक्साइटेड हूँ। पर सच बताओ, कोई टाइम मशीन तो होती नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता चलता है कि हजारों साल पहले लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे? इसका जवाब है क्लूज यानी सुराग। जैसे डिटेक्टिव किसी के कमरे में छोड़ी हुई चीजों से सुराग ढूंढता है, वैसे ही हिस्टोरियन भी पुराने जमाने से बची हुई चीजों को ढूंढता है। इन चीजों को हम स्रोत या सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। सोर्स, सोर्स, सोर्स मतलब जानकारी का साधन। स्रोत मतलब ऐसी चीजें जिनसे हमें पुराने जमाने के बारे में पता चलता है? बिल्कुल, एकदम सही। अब ये स्रोत दो तरह के होते हैं। एक वो जो जमीन के अंदर से मिलते हैं, उन्हें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, याद करो। पुरातात्विक स्रोत, ये शब्द तो बहुत बड़ा है भैया, इसका मतलब क्या है? आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व और आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक। पुरातत्व का मतलब होता है प्राचीनता की विद्या या पुराने समय की चीजों का अध्ययन। और जो लोग इस काम को करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट। पुरातत्वविद, ये लोग क्या करते हैं, कहाँ काम करते हैं? ये लोग जमीन खोदते हैं। जी हाँ, उस खुदाई को एक्सकवेशन या उत्खनन कहते हैं। एक्सकवेशन, एक्सकवेशन, एक्सकवेशन। मानो जमीन के अंदर छिपा हुआ कोई खजाना ढूंढ रहे हों, और उस खुदाई में उन्हें पुराने जमाने के बर्तन, सिक्के, औजार, खिलौने, मकानों के अवशेष और यहां तक कि पुराने जानवरों और इंसानों की हड्डियां भी मिलती हैं। अच्छा, जैसे हमारे गांव में पिछले साल नल की लाइन डालने के लिए खुदाई हो रही थी, तो एक बहुत पुराना घड़ा मिला था, तो वो भी एक स्रोत था। वाह छोटी, तूने तो बिल्कुल सही एग्जाम्पल दे दिया। हाँ, वो पुराना घड़ा एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी पुरातात्विक स्रोत है। उससे हमें उस जमाने के लोगों के बर्तन बनाने के तरीके के बारे में पता चलता है। बहुत बढ़िया। तो भैया, फिर दूसरे तरह के स्रोत कौन से हैं? दूसरे होते हैं लिटरेरी सोर्सेज यानी साहित्यिक स्रोत। लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेचर यानी साहित्य मतलब पुराने जमाने में लिखी गई किताबें, कहानियां, कविताएं।
पर उस जमाने में तो हमारी जैसी किताबें नहीं होती होंगी, फिर वो किस चीज पर लिखते थे? अच्छा सवाल किया। वो लोग ताड़ के पत्तों या भोजपत्र की छाल जैसी चीजों पे लिखते थे। इन पन्नों को एक धागे से बांधकर किताब बना लेते थे। ऐसी हस्तलिखित किताबों को मैन्युस्क्रिप्ट या हस्तलिपि कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट। मैनुअल यानी हाथ से और स्क्रिप्ट यानी लिखावट, हाथ से लिखी हुई किताब। हस्तलिपि कितनी मेहनत से लिखी जाती होंगी। पर भैया, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स आज तक सुरक्षित कैसे हैं? कागज तो सैकड़ों सालों में खराब हो जाता है। सही पहचाना। बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स तो समय के साथ नष्ट हो गई। जो बची है वो ज्यादातर मंदिरों या मठों में रखी होती हैं, जहां लोगों ने उनकी देखभाल की। कुछ तो विदेशी यात्री भी अपने साथ ले गए। विदेशी यात्री? मतलब हमारे देश में दूसरे देशों के लोग आते थे? हाँ, जैसे यूनान यानी ग्रीस से एक यात्री मेगिस्थनीज आया था। उसने अपनी एक किताब इंडिका में भारत के बारे में लिखा। वो किताब भी एक लिटरेरी सोर्स है। इससे हमें पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे। अच्छा, तो कुछ स्रोत जमीन से मिलते हैं और कुछ किताबों से। पर भैया, अगर कोई मैन्युस्क्रिप्ट किसी ऐसी भाषा में है जो आज कोई नहीं जानता, तो उसे कौन पढ़ता होगा? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ऐसी भाषाओं को पढ़ने और समझने की प्रक्रिया को डिसाइफरमेंट या अर्थोद्घाटन कहते हैं। डिसाइफरमेंट, डिसाइफरमेंट मतलब किसी गूढ़ लिपि या गुप्त भाषा का अर्थ निकालना, जैसे एक कोड को क्रैक करना। इसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट सब मिलकर इन सभी स्रोतों से पता लगाते हैं। हाँ, और एक बात, हर किसी का अपना नजरिया अलग होता है। जैसे किसी राज्य का इतिहास एक राजा किस तरह देखता था और एक किसान किस तरह देखता था। इसलिए कई बार एक ही घटना के बारे में अलग-अलग कहानियां मिलती हैं। ओह, मतलब हिस्ट्री सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये बहुत सारी कहानियों का मिक्स है। बिल्कुल, तूने आज बहुत अच्छे से सब समझ लिया। सोर्सेज, आर्कियोलॉजी, एक्सकवेशन, मैन्युस्क्रिप्ट्स, सब कुछ। पर भैया, एक लास्ट सवाल। जब भी हिस्ट्री की बात होती है, बड़े बुजुर्ग ईसा पूर्व और ईसवी सन जैसे शब्द बोलते हैं। उनका क्या मतलब होता है? ये वेन वाला पार्ट है ना? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है। व्हेन यानी कब। इसके बारे में हम अगले पार्ट में विस्तार से बात करेंगे। तैयार रहना। जरूर भैया, अब तो टाइम और डेट्स के बारे में भी जानना है। तो छोटी, अब तैयार हो जा हिस्ट्री की डिटेक्टिव बनने के लिए। हमने जाना कि क्या और कहां, अब जानेंगे कि कैसे। हाँ भैया, बहुत एक्साइटेड हूँ। पर सच बताओ, कोई टाइम मशीन तो होती नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता चलता है कि हजारों साल पहले लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे? इसका जवाब है क्लूज यानी सुराग। जैसे डिटेक्टिव किसी के कमरे में छोड़ी हुई चीजों से सुराग ढूंढता है, वैसे ही हिस्टोरियन भी पुराने जमाने से बची हुई चीजों को ढूंढता है। इन चीजों को हम स्रोत या सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। सोर्स, सोर्स, सोर्स मतलब जानकारी का साधन। स्रोत मतलब ऐसी चीजें जिनसे हमें पुराने जमाने के बारे में पता चलता है? बिल्कुल, एकदम सही। अब ये स्रोत दो तरह के होते हैं। एक वो जो जमीन के अंदर से मिलते हैं, उन्हें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, याद करो। पुरातात्विक स्रोत, ये शब्द तो बहुत बड़ा है भैया, इसका मतलब क्या है? आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व और आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक। पुरातत्व का मतलब होता है प्राचीनता की विद्या या पुराने समय की चीजों का अध्ययन। और जो लोग इस काम को करते हैं, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट। पुरातत्वविद, ये लोग क्या करते हैं, कहाँ काम करते हैं? ये लोग जमीन खोदते हैं। जी हाँ, उस खुदाई को एक्सकवेशन या उत्खनन कहते हैं। एक्सकवेशन,
एक्सकवेशन, एक्सकवेशन, मानो जमीन के अंदर छिपा हुआ कोई खजाना ढूंढ रहे हों और उस खुदाई में उन्हें पुराने जमाने के बर्तन, सिक्के, औजार, खिलौने, मकानों के अवशेष और यहाँ तक कि पुराने जानवरों और इंसानों की हड्डियां भी मिलती हैं। अच्छा, जैसे हमारे गांव में पिछले साल नल की लाइन डालने के लिए खुदाई हो रही थी तो एक बहुत पुराना घड़ा मिला था, तो वो भी एक स्रोत था। वाह छोटी, तूने तो बिल्कुल सही एग्जाम्पल दे दिया। हाँ, वो पुराना घड़ा एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी पुरातात्विक स्रोत है। उससे हमें उस जमाने के लोगों के बर्तन बनाने के तरीके के बारे में पता चलता है। बहुत बढ़िया। तो भैया, फिर दूसरे तरह के स्रोत कौन से हैं? दूसरे होते हैं लिटरेरी सोर्सेज यानी साहित्यिक स्रोत। लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेचर यानी साहित्य, मतलब पुराने जमाने में लिखी गई किताबें, कहानियां, कविताएं। पर उस जमाने में तो हमारी जैसी किताबें नहीं होती होंगी, फिर वो किस चीज पर लिखते थे? अच्छा सवाल किया। वो लोग ताड़ के पत्तों या भोजपत्र की छाल जैसी चीजों पे लिखते थे। इन पन्नों को एक धागे से बांधकर किताब बना लेते थे। ऐसी हस्तलिखित किताबों को मैन्यूस्क्रिप्ट या हस्तलिपि कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैनुअल यानी हाथ से और स्क्रिप्ट यानी लिखावट, हाथ से लिखी हुई किताब। हस्तलिपि कितनी मेहनत से लिखी जाती होंगी। पर भैया, ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स आज तक सुरक्षित कैसे हैं? कागज तो सैकड़ों सालों में खराब हो जाता है। सही पहचाना। बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो समय के साथ नष्ट हो गई। जो बची है वो ज्यादातर मंदिरों या मठों में रखी होती हैं, जहां लोगों ने उनकी देखभाल की। कुछ तो विदेशी यात्री भी अपने साथ ले गए। विदेशी यात्री? मतलब हमारे देश में दूसरे देशों के लोग आते थे? हाँ, जैसे यूनान यानी ग्रीस से एक यात्री मेगिस्थनीज आया था। उसने अपनी एक किताब इंडिका में भारत के बारे में लिखा। वो किताब भी एक लिटरेरी सोर्स है। इससे हमें पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे। अच्छा, तो कुछ स्रोत जमीन से मिलते हैं और कुछ किताबों से। पर भैया, अगर कोई मैन्यूस्क्रिप्ट किसी ऐसी भाषा में है जो आज कोई नहीं जानता, तो उसे कौन पढ़ता होगा? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ऐसी भाषाओं को पढ़ने और समझने की प्रक्रिया को डिसाइफरमेंट या अर्थोद्घाटन कहते हैं। डिसाइफरमेंट, डिसाइफरमेंट मतलब किसी गूढ़ लिपि या गुप्त भाषा का अर्थ निकालना, जैसे एक कोड को क्रैक करना। इसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट सब मिलकर इन सभी स्रोतों से पता लगाते हैं। हाँ, और एक बात, हर किसी का अपना नजरिया अलग होता है। जैसे किसी राज्य का इतिहास एक राजा किस तरह देखता था और एक किसान किस तरह देखता था। इसलिए कई बार एक ही घटना के बारे में अलग-अलग कहानियां मिलती हैं। ओह, मतलब हिस्ट्री सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये बहुत सारी कहानियों का मिक्स है। बिल्कुल, तूने आज बहुत अच्छे से सब समझ लिया। सोर्सेज, आर्कियोलॉजी, एक्सकवेशन, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, सब कुछ। पर भैया, एक लास्ट सवाल। जब भी हिस्ट्री की बात होती है, बड़े बुजुर्ग ईसा पूर्व और ईसवी सन जैसे शब्द बोलते हैं। उनका क्या मतलब होता है? ये वेन वाला पार्ट है ना? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है। व्हेन यानी कब। इसके बारे में हम अगले पार्ट में विस्तार से बात करेंगे। तैयार रहना। जरूर भैया, अब तो टाइम और डेट्स के बारे में भी जानना है। बहुत बढ़िया छोटी। अब तू इतिहास की एक छोटी सी डिटेक्टिव बन चुकी है। डिटेक्टिव मतलब जासूस जो क्लूज ढूंढकर सच तक पहुंचता है। हिस्ट्री में भी हम क्लूज यानी सोर्सेज ढूंढते हैं। अब जरा तुम्हारी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। तैयार हो कुछ एग्जाम जैसे सवालों के जवाब देने के लिए? हाँ भैया, बिल्कुल तैयार हूँ, पूछो ना। ठीक है, पहला सवाल, वो कौन सा विज्ञान है जिसमें पुराने समय की वस्तुओं का अध्ययन खुदाई करके किया जाता है? ए भूगोल यानी ज्योग्राफी, बी पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी, सी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, डी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। ये तो आसान है। खुदाई करके पुरानी चीजें ढूंढना, वो है पुरातत्व।
तो सही जवाब है बी, पुरातत्व, आर्कियोलॉजी। शाबाश, एकदम सही। अब दूसरा सवाल। प्राचीन काल में हाथ से लिखी गई किताबों को क्या कहा जाता है? ए. शिलालेख, बी. हस्तलिपि, सी. अभिलेख, डी. पांडुलिपि। लेकिन ऑप्शन सही मैन्यूस्क्रिप्ट ही है। हस्तलिपि, याद है आपने बताया था मैन्यूस्क्रिप्ट, तो जवाब है बी, हस्तलिपि, मैन्यूस्क्रिप्ट। बहुत खूब। अब थोड़ा कठिन सवाल। यदि कोई घटना 200 बीसीई में हुई और दूसरी घटना 100 सीई में, तो कौन सी घटना पहले हुई? ए. 100 सीई, बी. 200 बीसीई, सी. दोनों एक साथ हुई, या डी. कह नहीं सकते। ओ, इसमें टाइमलाइन याद करनी है। BCE इक्वल्स टू सामान्य युग पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। CE इक्वल्स टू सामान्य युग यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। इसलिए 200 BCE 100 CE से बहुत पहले की घटना है। सही जवाब है बी, 200 BCE। वाह, तूने तो टाइमलाइन को पूरी तरह समझ लिया। ये सवाल अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। शाबाश। रियली? मैंने सही जवाब दिया? हाँ। अब अगला सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कहाँ बसे थे? ए. पहाड़ों की चोटियों पर, बी. नदियों के किनारे, सी. रेगिस्तान के बीच में, डी. घने जंगलों में। ये तो बहुत आसान है। आपने बताया था खेती के लिए पानी चाहिए, इसलिए लोग नदियों के किनारे बसे। सही जवाब है बी, नदियों के किनारे। बिल्कुल सही। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इतिहास जानने का स्रोत नहीं है। ए. शिलालेख, बी. सिक्के, सी. भविष्यवाणियां, डी. यात्रा वृतांत। इतिहास हम अतीत के बारे में जानते हैं। शिलालेख, सिक्के और यात्रियों के ट्रैवल नोट्स हमें अतीत के बारे में बताते हैं, पर भविष्यवाणियां तो भविष्य के बारे में होती हैं, इतिहास के बारे में नहीं। तो सही जवाब है सी, भविष्यवाणियां। एकदम सही। तूने सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझे हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन। सामान्य युग पूर्व यानी BCE और ईसा पूर्व यानी BC में क्या संबंध है? ए. दोनों अलग अलग हैं, बी. दोनों एक ही हैं, सी. BCE BC के बाद आता है, डी. BC BCE के बाद आता है। आपने बताया था कि BCE एक मॉडर्न और इंक्लूसिव टर्म है, लेकिन इसका मतलब BC जैसा ही है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। इसलिए दोनों एक ही हैं। जवाब है बी, दोनों एक ही हैं। बिल्कुल गलत। मतलब बिल्कुल सही। माफ करना, तेरे सही जवाब से इतना एक्साइटेड हो गया कि गलत बोल दिया। तूने सारे क्वेश्चंस के परफेक्ट जवाब दिए। तू एक बेहतरीन हिस्टोरियन बनेगी। धन्यवाद भैया, आपने इतना अच्छे से समझाया, इसलिए सब कुछ याद रहा। अब मैं आसपास के सभी बच्चों को आपके वीडियो के बारे में बताऊंगी। ज्ञान फैलाने से ही बढ़ता है। बिल्कुल छोटी। और याद रखना, इतिहास सिर्फ किताबें रटने का विषय नहीं है, ये एक रोमांचक सफर है। अगली बार जब किसी पुराने किले या मंदिर में जाओ तो उसे एक डिटेक्टिव की नजर से देखना। सोचो ये कब बना होगा, किसने बनवाया होगा, कैसे बना होगा। तब तुझे लगेगा कि हिस्ट्री तेरे आसपास ही है। हाँ भैया, अब से मैं ऐसा ही करूंगी। हिस्ट्री अब बोरिंग नहीं लगती। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। चल अब अपनी कॉपी में इन सवालों के जवाब लिख ले। और हाँ, अगले चैप्टर के लिए तैयार रहना, और भी रोमांचक चीजें पढ़ने को मिलेंगी। जी भैया, फिर से ऐसे ही पढ़ाएंगे ना? जरूर। अब तो हमारा यही तरीका है, हिस्ट्री डिटेक्टिव टीम।